नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQIS। माय नेम इज चांद कुबा। दोस्तों, अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज या फिर वेस्टर्न सीरीज में देखते हैं कि अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में वाइन कंजम्पशन को बहुत ही नॉर्मल समझा जाता है। उनके कल्चर में इसे कंप्लीटली नॉर्मलाइज कर दिया गया है। कहीं पे भी इसे अनैतिक या फिर अनएथिकल इमोरल नहीं समझा जाता है। इनफैक्ट हमें ये भी देखने को मिलता है कि वहाँ चर्च में भी वाइन को ही एज एन ऑफरिंग पेश किया जाता है, यानी कि भगवान के सामने भी वाइन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। और अगर इसी प्रोडक्ट को या इसी वाइन को इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लेकर देखें तो आप देखेंगे कि मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया में वाइन कंजम्पशन को या फिर किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक की कंजम्पशन को इमोरल समझा जाता है, अनैतिक समझा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन कल्चर टू कल्चर उसी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को एक जगह पर मॉरल और एक जगह पर इमोरल समझा जा रहा है। इसको आप सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, अनेक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉन वेजिटेरियनिज्म की वैल्यू को अगर हम देखें तो जो कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्रीज हैं वहाँ नॉन वेजिटेरियनिज्म काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह से जहाँ पर जोग्राफिकली डेजर्ट कंडीशंस हैं वहाँ पर भी नॉन वेजिटेरियनिज्म काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और नॉन वेजिटेरियनिज्म को गलत नहीं समझा जाता है, अनैतिक नहीं समझा जाता है। वहीं पर अगर आप इंडिया जैसी कंट्रीज को देखें जहां पर एग्रीकल्चर रिच कंट्रीज हैं, वहां पर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट किया जाता है और नॉन वेजिटेरियनिज्म को इमोरल समझा जाता है। आखिर ये डिफरेंसेस क्यों आ जाते हैं? एक ही प्रैक्टिस एक जगह पर मॉरल और दूसरी जगह पर इमोरल क्यों बन जाती है? या यूं कहें कि ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि एक समाज की एथिकलिटी या फिर मोरालिटी को डिसाइड करते हैं? आज हम वही समझने हैं। आज हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन से। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मेरे इन सेशंस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में अगर आप मुझे डीएम करना चाहें, कुछ सवाल वगैरह पूछना चाहें तो आप इंस्टाग्राम की इस आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी को लेकर सीरियस हैं, यूपीएससी के लिए आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप स्टडी IQ IAS के लाइव फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये लाइव फाउंडेशन बैच 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। करना क्या है? चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करना है और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे ये बैच मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं एथिक्स की। आखिरकार एथिक्स होता क्या है? हम इसे भी थोड़ा सा समझते हैं कि एथिक्स होता क्या है। तो इसमें मैंने लिखा दैट एथिक्स इज अ सिस्टम दैट प्रिस्क्राइब्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट फॉर अ मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी एंड रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंगली। सो बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ सिस्टम है या एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आपको गाइड करता है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, जो कि आपको गाइड करता है और बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है। इट इज वेरी मच लाइक लॉज, कानून की तरह ही है। बस इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि जहां पे लॉ आ गया, जहां कानून आ गया, लॉ ऑफ द लैंड आपको बताएगा कि क्या सही है और गलत क्या है, और अगर आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो वहां पे पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड होती है। कोई कानून तोड़ा, पनिशमेंट आपको मिलेगी। लेकिन एथिक्स में जरूरी नहीं है कि आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपको समाज से क्रिटिसिज्म मिले, बट कोई कानूनी रूप से आपको स्टेट पनिशमेंट नहीं देती है फॉर गोइंग अगेंस्ट द एथिक्स। ये हमें यहां पे समझने की जरूरत है। सो बेसिकली जैसे कानून हमें गाइड करता है कि सही क्या है, गलत क्या है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस देश में रहते हुए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इसी तरह से एक समाज की एथिकलिटी, एक समाज की मोरालिटी, सोशल मोरालिटी जिसे कह देते हैं, वो हमें गाइड करती है कि सही क्या है, गलत क्या है, और उस समाज में जब हम रह रहे हैं तो उस समाज के नियम क्या क्या हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। किस चीज को समाज सही समझता है, किस चीज को गलत समझता है, वो हमें एथिक्स बताते हैं। नाउ आई बिलीव कि एथिक्स का एक प्रिलिमिनरी मीनिंग आपको समझ आ गया हो। अब ये एथिक्स ही हैं, एक समाज के एथिक्स ही हैं जो कि भारत में वाइन कंजम्पशन को, इंडियन सोसाइटी के जो एथिक्स है वो गलत बता देते हैं, और यूरोपियन कंट्रीज में जो वाइन कंजम्पशन है उसे सही बता देता है, वहां का एथिक्स उसे सही समझता है। चलिए, ना एथिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ ली दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि
हमारे एथिक्स को शेप करते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी सोशल मोरालिटी को शेप करते हैं। उसमें कई सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए एंड रिलीजियस फैक्टर्स हो गए। इन्हीं फैक्टर्स को हम विद एग्जांपल आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मैंने अभी एग्जांपल लिया कि नॉन वेजिटेरियनिज्म की जो वैल्यू है वो कहीं भी अगर आप चले जाएं कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्री में, जैसे कि आइसलैंड चले जाएं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज चले जाएं, या फिर नॉर्थ अमेरिका चले जाएं, जहां पर एग्रीकल्चर है ही नहीं, जहां पर एग्रीकल्चर नाम मात्र का है या फिर एग्रीकल्चर बहुत कम है, वहां पर नॉन वेजिटेरियनिज्म रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसलिए समाज में इसे एक्सेप्टेंस मिली हुई है, इसे गलत नहीं समझा जाता। इसी तरह से आप चले जाइए बहुत ही ज़्यादा हॉट वेदर वाली जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर एरिड कंडीशंस आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि डेजर्ट हो गया, आपका रेगिस्तान वगैरह हो गया, जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हो गई। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि नॉन वेजिटेरियनिज्म को ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें बहुत इनफैक्ट इसे काफ़ी ज़्यादा वाइड एक्सेप्टेंस मिली हुई है, इसे गलत नहीं समझा जाता, समाज इसे एक्सेप्ट करता है। वहीं आप इंडिया में आ जाइए, और इंडिया में अगर हम देखें, हमारा पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया जो गंगेटिक बेल्ट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ पर क्या पाते हैं? आप यहाँ पर पाएंगे कि एग्रीकल्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर होता है, इसलिए वेजिटेरियनिज्म को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और नॉन वेजिटेरियनिज्म को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैक्ट नॉन वेजिटेरियनिज्म जो है वो इतनी ज़्यादा हाईली एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं देखने को मिलती है। सो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी एक जो वैल्यू सिस्टम है उसे डेवलप करने में। इसी तरह से क्लाइमेटिकल फैक्टर्स को आप ले लीजिए। अगेन जो गर्म क्लाइमेट वाली कंट्रीज हैं वहां पर वाइन कंजम्पशन को सही नहीं समझा जाता, क्योंकि अगेन वो हमारी बॉडी के साथ मैच नहीं करता। लेकिन ठंडे क्लाइमेट वाली कंट्रीज में इसे नॉर्मल समझा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की नीड बन जाती है, वहां पे सरवाइव करने के लिए भी आपको इस तरह के इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंसेस की कंजम्पशन जरूरी हो जाती है। इसी तरह से हमारे कपड़े जो हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो इसी पे निर्धारित है, हमारे क्लाइमेट सिस्टम पे निर्धारित है। आप अगर आप चले जाएं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पे क्योंकि क्लाइमेट इस तरह का है कि आपको बहुत ज़्यादा हीट में रहना होता है, तो आपको पूरी बॉडी गर्म कर, अपनी पूरी बॉडी को कवर करना होता है। पूरी बॉडी को कवर करने के लिए इस तरह के कपड़े वहाँ पर एक्सेप्ट किए गए जो कि आपकी पूरी बॉडी को ढक सकें। बाद में वही कपड़े उस जगह के रहने वाले लोगों का वैल्यू सिस्टम का पार्ट बन गए। तो इस तरह से जो है हमारा वैल्यू सिस्टम ज्योग्राफिकल फैक्टर से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो यहां पर वही लिखा, एक्सेप्टेबल पर्सनल वैल्यू। ओके, दूसरा है रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजियस फैक्टर्स भी हमारे वैल्यू सिस्टम को डिफाइन करने में, हमारे एथिकल सिस्टम को डिफाइन करने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, या फिर शेप करने में काफी ज्यादा बड़ा रोल निभाते हैं। अब रिलीजियस फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अगेन आपने देखा होगा कि कुछ रिलीजन्स इस वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में बात करते हैं। खास करके अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म जो है, जो प्रोटेस्टेंट सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वो वर्क को वर्शिप मानता है। दैट इज वर्क इज वर्शिप। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, और जब आप अपने काम पे ध्यान देते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली भगवान को वर्शिप कर रहे हैं। तो रिलीजन ने, जहां पर प्रोटेस्टेंटिज्म को माना जाता है, वहां पर क्या हो गया, वहां पर जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक जो क्रिश्चियनिटी को मानने वाले प्रोटेस्टेंट्स हैं, जो सेक्ट है क्रिश्चियनिटी का, वो लोग क्या करेंगे, वो हार्ड वर्क की वैल्यू को अपने साथ लेकर चलेंगे, उसको वैल्यू करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप उन जगहों पर देखें जहां पर, जैसे कि क्रिश्चियनिटी में ही प्रोटेस्टेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए, कैथोलिक्स को अगर हम देखें, वो अगले जन्म की बात करते हैं, वो इस जन्म के बाद जो आगे हमारी लाइफ होने वाली है उसकी बात करते हैं। इंडिया में भी अगर आप देखें, हम बात करते हैं अगले जन्म की, हम बात करते हैं स्वर्ग की, हम बात करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ की।
तो हिंदुइज्म में भी हमें ये देखने को मिलता है। सो आप लाइफ आफ्टर डेथ की जब बात करते हैं तो आप उसमें क्या कहते हैं, उसमें आप अब की इकोनॉमी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो आप क्या पीस की तरफ बात कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात कर सकते हैं ना। पॉलिटिकल सिस्टम्स, ना पॉलिटिकल सिस्टम भी जो है एक कंट्री का, वो भी हमारे वैल्यू सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है, हमारे एथिकल सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है। अगर कहीं डेमोक्रेसी है, अगर कहीं डेमोक्रेसी है, तो वहां पर हम देखेंगे कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी, फ्री स्पीच की वैल्यू आएगी, लिबर्टी की वैल्यू को वहां पर कदर की जाएगी। और अगर कहीं मोनार्की है तो मोनार्की में क्या होगा, अगेन आपका जो फ्रीडम है वो कर्टेल हो जाएगा, वहां पर आप फ्रीडम की वैल्यू को चेरिश नहीं कर सकते हैं, वहां पर आप ओबीडियंस की वैल्यू को चेरिश करेंगे, या फिर ओबीडियंस की वैल्यू आपके एथिक्स का पार्ट बन जाएगी। अगर हम नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल लें, अगेन हार्डकोर डिक्टेटरशिप हमें वहां देखने को मिलती है। वहां पर जो किंग ने कह दिया, या जो वहां का डिक्टेटर है उन्होंने जो कह दिया, वो आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए ओबीडियंस की जो वैल्यू है उसे वहां पर अपने समाज का हिस्सा बनाया गया है, वहां के समाज को उसे एक्सेप्ट करना पड़ा है। सो एथिकल क्या होगा, टू ओबे दी रूलर, वहां पे आपका एथिक्स का हिस्सा है ये। ऑलराइट, सो इस तरह से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी हमारे एथिक्स को डिफाइन करता है। नाउ इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें, तो इकोनॉमिक सिस्टम भी हमारे एथिक्स को डिफाइन करने में मदद करता है। जैसे कि जिन जिन देशों में कैपिटलिज्म हमें देखने को मिलता है, वहां पर आप देखेंगे कि लोग हार्ड वर्किंग हैं, वहां पर उन्हें पता है कि कंपटीशन इज द किंग, वहां पर लोग एक दूसरे से आगे बढ़कर काम करने की कोशिश करते हैं, वहां पर इनोवेशन पे ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, और वहां पर इंडिविजुअलिज्म पे फोकस है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो भी मेरा होगा, जो लॉस होगा वो भी मेरा होगा। सो एक इंडिविजुअल लेवल पे वहां पे बातचीत की जाती है। वहीं अगर हम सोशलिज्म की बात करें, खैर आज के डेट में सोशलिस्टिक कंट्रीज कोई ऐसा सच आप नहीं कह सकते पिन पॉइंट करके कि ये कोई सोशलिस्टिक कंट्री है, बट अगर हम मान लें कि अगर कोई सोशलिस्टिक कंट्री एग्जिस्ट करती, तो ऐसे देशों में क्या होता, ऐसे देशों में आप पाएंगे कि वहां पर कलेक्टिविज्म की वैल्यू को चेरिश किया जाएगा, वहां पर लोग केवल अपने लिए नहीं सोचेंगे, वहां पे लोग पूरे समाज के लिए सोचेंगे, वहां पे सबकी वैल्यूज, सबकी नीड्स का ध्यान रखा जाएगा। सो इस तरह से जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी है वो भी डिफाइन करता है कि आपकी वैल्यूज किस तरह की हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी का नेचर भी डिफाइन करता है कि आपकी जो वैल्यू सिस्टम होगा, या आपका जो एथिक्स सिस्टम होगा, आपका मोरालिटी होगी, वो किस तरह का होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा देश जैसे भारत जैसा जो देश है जहां पर आप दोनों तरह की एक्टिविटीज पाते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज प्रधान हैं, क्योंकि काफी बड़ा वर्क फोर्स का हमारा हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। सो खास करके रूरल एरियाज जहां पर एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी लेवल की एक्टिविटीज प्रधान हैं, वहां पर आप देखेंगे कि वैल्यू सिस्टम या उस एरिया की मोरालिटी या सोशल मोरालिटी या फिर एथिक्स जो है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द अर्बन एरियाज, फ्रॉम द सेंटर्स लाइक मुंबई, फ्रॉम द सेंटर्स लाइक गुरुग्राम, जहां पर टर्शरी या फिर सर्विस सेक्टर प्रधान है। क्योंकि जो टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए जो वैल्यूज हैं वो प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों से डिफरेंट होंगे। टर्शरी सेक्टर वाला क्या होगा, वो अपनी मेहनत पे उतना ध्यान देगा जो कि अगेन जितना उसकी कंपनी उसे पैसा दे रही है वो उतना काम करेगा, और उसके लिए उसकी कंपनी की टाइमिंग्स डिसाइड करती हैं कि कितने बजे उसको खाना खाना है, कितने बजे उसे ऑफिस जाना है, कितने बजे उसको जगना है, कितने बजे सोना है। एट द सेम टाइम वो क्योंकि नेचर के कनेक्ट में नहीं है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो नेचर को उतना वैल्यू ना कर पाए। एट द सेम टाइम अगर हम कंपेयर करें इसे प्राइमरी सेक्टर के लोगों से, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोग हैं, वो क्या करेंगे, क्योंकि अगेन वो नेचर के साइकिल के हिसाब से चलते हैं, सुबह उनको जल्दी उठना है, शाम को उनको जल्दी सोना है, कौन से क्लाइमेट को किस तरह से वो अगेन खेती बाड़ी करेंगे, तो वो इन चीज़ों को वैल्यू करते हैं, वो नेचर के ज़्यादा क्लोज होते हैं, नेचर को वो चेरिश करते हैं। तो उनके वैल्यू सिस्टम में नेचर की पूजा आप एक असेंशियल एलिमेंट देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है। फिर आ जाते हैं जी हमारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल,
कि आपके देश में सेक्स रेशो क्या है या आपके समाज में सेक्स रेशो क्या है। आपने हरियाणा जैसे जो स्टेट्स हैं वहाँ सुना होगा कि मौलकी का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हमें देखने को, मौलकी मतलब क्या कि एक ऐसी बहू जिसको खरीद कर लाया गया हो। खास करके हमारे हरियाणा का जो साउदर्न हिस्सा है उसमें ऐसे कंसेप्ट को देखने को मिलता है। यहाँ पर क्योंकि सेक्स रेशो बहुत ज़्यादा पुअर रही है, लड़के ज़्यादा हैं लड़कियां कम हैं, ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि जो एक लड़का है या फिर एक लड़की है वो मल्टीपल लोगों से मैरिज कर रही है। इसी तरह से पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हमें ये पॉलीगैमी देखने को मिलती है। वहीं पर कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहां पर बिल्कुल सेक्स रेशो ठीक है, प्रोपोर्शन बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मोनोगैमी प्रैक्टिस की जाती है। तो कानून के मना कर देने के बाद भी पॉलीगैमी आपको देखने को मिलती है इन हिस्सों में। वो किसी भी वजह से हो सकती है, बट बेसिक जो रीजन है वो आपका सेक्स रेशो आ जाता है। इसी तरह से कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जिन देशों में या जिन समाजों में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर प्रेशर भी उतना ही होगा, रिसोर्सेज पे प्रेशर उतना होगा, और वहाँ पर कंपटीशन की वैल्यू भी बहुत इतनी स्ट्रांग होगी। जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर मार-धाड़ भी कम है, कंपटीशन भी कम है, वहाँ पर लोग एक आरामदायक ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो ये वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन की जाती हैं। अल्टीमेटली यही वैल्यूज़ हमारे समाज की वैल्यूज़ बनती हैं, और जो समाज की वैल्यूज़ होती हैं कहीं ना कहीं कलेक्टिवली उन्हीं को हम एथिक्स या फिर सोशल मोरालिटी कहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा अगेन, सो ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, जो कि एक सोसाइटी के जो एथिकल सिस्टम है या फिर जो मोरल सिस्टम है उसको डिफाइन करते हैं, उसे शेप करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर की पीपीटीज को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप यूपीएससी में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या करना है, आपको चांद लाइव का ये कोड इस्तेमाल करना है, और हमारा लाइव फाउंडेशन बैच 30 नवंबर से शुरू होने वाला है, आप उसे सब्सक्राइब या उसके लिए एनरोल कर सकते हैं। अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।